नमस्कार मित्रों, पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट 13 जो कि कंप्रेशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग बात करेंगे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग डिफेक्ट। एक्चुअली ये पार्ट 2 है इस डिफेक्ट का। इसके पहले हम लोग कैपिंग, लेमिनेशन, पिकिंग, स्टिकिंग, क्रैकिंग, चिपिंग, बाइंडिंग के बारे में बात कर चुके हैं। इस 13 पार्ट में हम लोग आज बात करेंगे डिफेक्ट्स लाइक डबल इम्प्रेशन, मोटलिंग, नॉन यूनिफॉर्म वेट, थिकनेस, हार्डनेस एटसेट्रा की। तो वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमन टैबलेट डिफेक्ट, इसका लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ये टैबलेट्स के कॉमन डिफेक्ट हैं जो कि कंप्रेशन के टाइम पे हमको ये प्रॉब्लम हमको ऑब्जर्व होती है। ठीक है, जैसे कैपिंग है, लेमिनेशन है, पिकिंग, स्टिकिंग, क्रैकिंग, चिपिंग, बाइंडिंग, डबल इम्प्रेशन, मोटलिंग, नॉन यूनिफॉर्म टैबलेट वेट, नॉन यूनिफॉर्म टैबलेट थिकनेस, नॉन यूनिफॉर्म फ्रेबिलिटी, डर्ट मोटल्ड या मार्क टैबलेट, एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्रेन्यूल्स, इनडिस्टिंक्ट ब्रेक लाइन और एम्बोसिंग। तो ये कॉमन टैबलेट डिफेक्ट्स हैं जो कि हमको कंप्रेशन या टैबलेटिंग के टाइम पे ऑब्जर्व होती है। इनमें से कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में पार्ट 12 में डिस्कस कर चुके हैं, आगे का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफेक्ट है दैट इज डबल इम्प्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये होता क्यों, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ये मेनली क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर पंचेस का जो रोटेशन है ना, फ्री रोटेशन ऑफ पंचेस के फ्री रोटेशन की वजह से ये डबल इम्प्रेशन होता है। अब कौन से पंचेस के रोटेशन, ऐसे पंचेस जिसमें एम्बोसिंग है या इनग्रेविंग है। अगर वो पंचेस का रोटेशन फ्री रोटेशन होगा तो डबल इम्प्रेशन हो सकता है या उसकी वजह से ये जनरेट होता है। अब जब कंप्रेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही कंप्रेशन होगा तो हमारा जो टैबलेट होगा, जो एम्बोसिंग होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा पंच पे एम्बोसिंग होगा उसका एक इम्प्रिंट जो है वो टैबलेट रिसीव करता है। ठीक है, अब उसी सेम टाइम पे तो जो हमारा मशीन होता है ना, वो क्या करता है, जब उसके बाद क्या होता है, लोअर पंच हमारा फ्रीली जो होगा उसके बाद ड्रॉप होगा। तो उस केस में क्या होगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए जो हमारा ट्रेवलिंग होता है ना लोअर पंच का, वो अनकंट्रोल होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब ये बिफोर है ऊपर आए, ठीक है, ऊपर आके ये इजेक्शन कैम में टैबलेट को पुश करें डाई के बाहर। ठीक है, अब ये जो फ्री ट्रेवल होता है, ठीक है, इस केस में क्या होता है, पंच जो होता है वो रोटेट होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो फ्री ट्रेवल होता है इस टाइम पे पंच जो है वो रोटेट होता है। इस वजह से क्या करता है, ये पंच जो है टैबलेट के बॉटम पोर्शन पे एक अलग से इम्प्रेशन छोड़ देता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। तो इसका डबल इम्प्रेशन का एक कैसे होता है, ये उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब इसमें ऐसा ये डबल इम्प्रेशन में जो एक मोटा मोटी देखा जाए तो क्या होता है, जब कंप्रेशन होता है तो जो हमारा टैबलेट होता है वो पंच में जो भी एम्बोसिंग होगा उसका एक इम्प्रिंट जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, अब जैसे कुछ मशीन ऐसी होती है जिसमें लोअर पंच जो होता है फ्रीली मूव करता है, फ्रीली ड्रॉप होता है, फ्रीली ड्रॉप होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, अनकंट्रोल जो उसका ड्रॉपिंग होगा ना, थोड़े से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अनकंट्रोल होगा। ठीक है, अनकंट्रोल होगा, उसके बाद क्या होगा, फटाक से ये ऊपर की तरफ आएगा इजेक्शन कैम में जाके, क्योंकि उसको क्या करना है, टैबलेट को इजेक्ट करना है और उसको नीचे से पुश करके टैबलेट को इजेक्ट करना है। अब ये जो फ्री ट्रेवल होता है ना, इसी टाइम क्या होता है, पंच रोटेट होकर एक नया इंप्रेशन बॉटम पोर्शन पर दे देता है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि एक तो फ्री रोटेशन है, पंच का जो रोटेशन है वो फ्री है। इस केस में हम लोग ऐसे पंच यूज़ कर सकते हैं, इसमें की होगी या स्लॉट होगा उसके, तो उस केस में पंचेस हमारे रोटेट नहीं होंगे। अब दूसरा क्या रीज़न है कि हमारा जो कंप्रेशन रोलर है उसका सरफेस स्मूथ नहीं है, ये मेजर रोल कभी कभी प्ले करता है। तो हमारा पंचेस आया और रोलर ने उसको प्रेस किया, प्रेस कैसे करेगा, इनिशियल कांटेक्ट में क्या होगा, इनिशियल कांटेक्ट में उसका पंचेस का आउटसाइड हेड एंगल आएगा, उसके बाद जैसे ही हेड फ्लैट पे टोटली वो रोलर जो है उस पंच को प्रेस करेगा। अगर उस समय क्या है, रोलर में अगर का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ डैमेज है, डेंट है, पिट्स है,
तो उस केस में क्या होगा, पंच स्लाइड रोटेट होगा, उस केस में क्या होगा, ये डबल इम्प्रेशन टेबलेट पर देगा। तो इस केस में हमको क्या इंश्योर करना है कि हमारा जो रोलर है उस पर उसकी जो सरफेस है वो टोटली स्मूथ होना चाहिए, उस पर कोई डेंट या पिट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डबल इम्प्रेशन क्रिएट होगा। तो ये टोटल हमारा डबल इम्प्रेशन के बारे में था, उसकी काज और रेमेडीज क्या है। अब हम लोग बात करेंगे मोटलिंग कि मोटलिंग क्या होती है। मोटलिंग को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मोटलिंग होता है ये टेबलेट के सरफेस पे अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो हमारा टेबलेट होगा उसकी सरफेस पे जो कलर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है। इसमें ऐसा पैचेस जैसा दिखते हैं, लाइट या डार्क पैचेस दिखते हैं, इसको हम लोग मोटलिंग बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं, इसकी काज और रेमेडीज़ क्या हैं, ठीक है। अब इसका जो मेन रीज़न ऐसा है कि अगर हम लोग कलर ड्रग, ठीक है, यूज़ करते हैं कलरलेस या वाइट एक्सिपिएंट्स के साथ, तो इसका एक मेन रीज़न है कि कलर ड्रग को वाइट या फिर कलरलेस एक्सिपिएंट के साथ अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मोटलिंग क्रिएट होता है। तो इस केस में हमको एप्रोप्रिएट कलरेंट्स यूज़ करने हैं। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा वाटर सॉल्युबल डाइज होता है ना वो माइग्रेट कर जाता है टेबलेट की, ठीक है। जो हमारा जो हमारा वाटर सॉल्युबल डाइज होता है ना वो माइग्रेट करता है सरफेस की तरफ जब हम लोग उसको ग्रेनुल्स को ड्राई करते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हमको सॉल्वेंट सिस्टम को या तो चेंज करना है या फिर फाइनली साइज या फ्री फ्लोइंग कलरेंट्स हमको यूज़ करना है सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगला क्या रीजन हो सकता है, इम्प्रॉपरली मिक्स्ड डाई। जो हम डाई यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली मिक्स नहीं है। तो इस केस में हमको क्या करना है, जो हमारा कलर है ना उसको प्रॉपरली ब्लेंड करके मिक्स करना है जिससे कि वो इम्प्रॉपरली मिक्सिंग का इशू सॉल्व हो जाए। अगला क्या रीज़न है, अब इस अगला क्या रीज़न है, अगला रीज़न ये है कि जो हमारा कलर्ड बाइंडर सोल्यूशन है ना उसकी मिक्सिंग बराबर नहीं है, उसकी इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द कलर्ड बाइंडर सोल्यूशन, ये भी एक रीज़न है मोटलिंग का। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको ड्राई कलर एडिटिव्स जो हैं वो ब्लेंडिंग के टाइम पे इनकॉर्पोरेट करने हैं। उसके बाद ड्राई पाउडर एडहेसिव जैसे अकेसिया ट्रागाकैंथ और उनको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद फाइनली हमको ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड ऐड करना है जिससे कि हमारी ये मोटलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है डिफेक्ट, इसको मेनली हम लोग प्रॉब्लम में कंसिडर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट। टेबलेट का जो वेट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो जो हमारा टेबलेट का वेट है वो मेनली कई कारणों से जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि प्रोडक्ट का वेरिएशन। अब प्रोडक्ट का वेरिएशन क्यों होता है, प्रोडक्ट का वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पाउडर की डेंसिटी है और जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इस वजह से हमारा प्रोडक्ट वेरिएशन होता है। अब डेंसिटी क्या है, अब हमारा क्या है ड्यूरिंग टेबलेटिंग के टाइम पे हमारा क्या होता है डेंसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि क्या होता है हमारा जो ग्रेनुल्स होता है वो हॉपर से फीडर में ट्रांसफ़र होगा फीडिंग सिस्टम में, ठीक है। ओवर फिलिंग अप डाई होगी, डाई होने के बाद जो ओवर मटेरियल होगा वो स्क्रैपर उसको रिमूव करेगा, फिर वो रिसर्कुलेशन बैंड के थ्रू फीडर में जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उस पर ओवरवर्क होता है, तो इस रीजन से क्या होता है वो डेंसिटी पे इम्पैक्ट करता है। अगला क्या है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होता है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम कंप्रेशन करने जाएंगे तो हम मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर हमारे पास अगर मेजरमेंट फ्लोर है, ठीक है, तो उसमें केस में हम लोग क्या करेंगे ऊपर से विन लगाएंगे, फिर वही च्यूट रहता है वहाँ से पाउडर आएगा, फिर मशीन के हॉपर में ट्रांसफ़र होगा। अगर स्टैटिक चार्ज की वजह से वो अनब्लेंडेड कंडीशन में चला गया, मतलब सेग्रीगेट हो गया, अनब्लेंडेड हो गया, तो उस केस में हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। दूसरा, ये दूसरी तरीके से भी चेंज हो सकता है कि हमारा अगर प्रोडक्ट हमारा ग्रेनुल्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि वो हैंडलिंग या मैकेनिकल स्ट्रेस को झेल पाए, या ठीक है टेबलेट प्रेस पे पहुंचने से पहले, तो उस केस में भी हमारा पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अगला जो रीजन है वो मशीन कंडीशन, ठीक है। अब
हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी जो मशीन है वो उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो प्रेशर रोल्स हैं, कैम्स हैं, उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगला जो है हमारा टूलिंग कंडीशन। अब टूलिंग कंडीशन में क्या है, वर्किंग लेंथ ऑफ पंच का जो वर्किंग लेंथ है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि वो क्या करता है, टेबलेट के वेट को इम्पैक्ट करता है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट के काजेज और रेमेडीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो जो मेन रीज़न है कि हमारा जो फाइन्स है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा टेबलेट का वेट नॉन यूनिफॉर्म रहता है। अब मोर फाइन्स मीन्स अगर मेरे पास फाइन्स ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट में जो होगा ग्रेन्यूल्स कम होगा, ठीक है, और फाइन जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब जो अगर फाइन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वो पुअर फ्लो, प्रोडक्ट का जो फ्लो होगा, ठीक है, वो पुअर होगा, प्रोडक्ट का फ्लो इम्प्रॉपर होगा फ्रॉम हॉपर टू फीडर। अगर फाइन ज़्यादा है इसका मतलब ग्रेन्यूल्स कम है, फाइन ज़्यादा है, फाइन ज़्यादा रहेगा तो वो हमारा ग्रेन्यूल्स है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करेगा। एक्चुअली वो रिजल्ट देगा कि पुअर फ्लो हमारा हॉपर से फीडर में बराबर नहीं होगा। अब अगर फाइन ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, वो रैट होलिंग का जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट करेगा। इस केस में क्या होगा, रैट होल में जो हमारा पाउडर होगा वो वाल पे अधेर हो जाएगा हॉपर की, और मिडिल में जो है वो होल जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसको कि हम लोग रैट होल कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डाई जो है वो प्रॉपरली फिल नहीं होगा और हमारा वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम आएगा। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है, कि हमारा जो ग्रेन्यूल्स है उसमें एक प्रॉपर रेशियो 70-30 या 60-40 का फाइन्स और ग्रेन्यूल्स का रेशियो होना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्लो प्रॉपर्टी हमारी इम्प्रूव हो और हमारा वेट वेरिएशन का इशू मिनिमाइज या सॉल्व हो जाए। दूसरा रीज़न क्या है, हमारे जो ग्रेन्यूल्स है उसमें मॉइस्चर जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, रैट होल क्रिएट करेगा, जो कि हमारा वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेट वेरिएशन आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स का अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसको हम लोग एक प्रॉपर ड्राइंग करते हैं ग्रेन्यूल्स का, वो वैलिडेशन बचेगा उसके टाइम पे वो ऑप्टिमाइज हो जाता है कि हमको ड्राइंग या एलओडी इतनी रखनी है। अगला क्या है, अब हमारा जो ग्रेन्यूल्स का साइज़ है ना वो भी वेट वेरिएशन पे इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरा ग्रेन्यूल्स का साइज़, ठीक है, अगर हमारा जो टेबलेट का जो साइज़ है ना, टेबलेट का जो साइज़ वो छोटा है, हमारा जो टेबलेट का जो स्मॉल साइज़ है, टेबलेट हमारी छोटी साइज़ की है, लेकिन अगर उस केस में हम ग्रेन्यूल्स बड़ा साइज़ के ग्रेन्यूल्स यूज़ करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो डाई फिलिंग है ना वो इम्प्रॉपर होगा, जो कि हमारा वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हमारी टेबलेट की साइज़ बड़ी है, बड़ी साइज़ की टेबलेट है, और उस केस में हम लोग छोटा साइज़ का ग्रेन्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, इस केस में भी ये वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ग्रेन्यूल्स की साइज़ का भी मेजर इम्पैक्ट है। छोटी टेबलेट में अगर हम लोग बड़ा ग्रेन्यूल साइज़ यूज़ करेंगे तो हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करेगा, वेट वेरिएशन क्रिएट करेगा। अगर हमारी टेबलेट की साइज़ बड़ी है, उस केस में हम लोग छोटा ग्रेन्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो हमारा वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। तो इस केस में हमारा जो ग्रेन्यूल्स का साइज़ है, ठीक है, वो हम लोग टेबलेट के साइज़ के हिसाब से प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा डाई फिलिंग प्रॉपर हो सके। अगला क्या है, हॉपर एडजस्टमेंट। अब हॉपर क्या है, हॉपर की जो पोजीशन होती है ना वो भी वेट वेरिएशन पे इम्पैक्ट करती है। अब जैसे अपना कंडेंसर मशीन है जिसमें, ठीक है, जहाँ पे पाउडर जो है डायरेक्ट फ्लो होके हॉपर से फीडर में आता है ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उसमें हम बात करेंगे ग्रेविटी फीडर, जिन मशीन में ग्रेविटी फीडर होता है उस केस में पाउडर जो है हॉपर से डायरेक्ट फीडर में आता है। अगर मेरा हॉपर का बेस
लो होगा, नीचे होगा, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो फीडिंग होगी वो बराबर नहीं होगी, पुअर फीडिंग होगी। ठीक है, तो हमको हॉपर इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा जो फीडिंग हो वो कांस्टेंट हो और हमारी बराबर डाई फिलिंग हो, जिसकी वजह से हमको वेट वेरिएशन का इम्पैक्ट नहीं आए। अगला क्या है, फीडिंग रेट। अब जो हमारी एडवांस कंप्रेशन मशीन है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, हॉपर से हमारा फीडिंग सिस्टम में पाउडर आता है, फीडिंग सिस्टम से फिर हमारा जो है, जो हमारे फीडिंग पेडल्स होते हैं वो जो है पाउडर को फीडिंग सिस्टम से ट्रांसफ़र करते हैं डाई टेबल पे। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवर फिलिंग ऑफ डाई। तो इस तो जो हमारी मॉडर्न मशीन है उसमें फोर्स फीडर रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा हमको यूनिफॉर्म फ्लो या फिर यूनिफॉर्म सप्लाई ग्रेनुल्स की मिलती रहती है। अगर इस केस में क्या होगा, जो हमारा आरपीएम है फोर्स फीडरिंग सिस्टम की वो बहुत कम है और मशीन की स्पीड ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो है जो फीडिंग होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम मिलेगी या वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम आएगी। तो जो हमारा फीडिंग रेट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मशीन का स्पीड बहुत ज़्यादा है और हमारा फीडर का जो आरपीएम वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, वो सप्लाई नहीं दे पाएगा, फीड नहीं दे पाएगा और हमारा जो डाई है वो बराबर फिल नहीं होगा, तो हमको वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम ऑब्जर्व होगा। तो इसमें हम लोग मशीन का स्पीड और फीडर का स्पीड हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं इस लेवल पे कि वो पर्टिकुलर उस रेशियो में, अगर टरट मेरा इतने पे चल रहा है तो मेरा फीडर इतने आरपीएम पे चलना चाहिए, जिससे कि वो कांस्टेंट फीडिंग दे पाए। और आजकल जो बीएमआरस होते हैं उसमें मेंशन ही रहता है आपको टरट का स्पीड इतने से इतना रखना है और फीडर का स्पीड आपको इतने से इतना रखना है, वो ऑलरेडी फिक्स रहता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे अगला जो रीजन है नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट का, तो ग्रेन्यूल्स का जो साइज़ है ना वो उसमें डिफरेंस है और जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट ऑब्जर्व होता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ग्रेन्यूल्स का जो साइज़ है ना उसको हमको यूनिफॉर्म रखना है और जो पार्टिकल साइज है उसको भी हमको यूनिफॉर्म रखना है। अगला जो रीजन है पुअर फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। अगर हमारा ग्रेन्यूल्स का जो फ्लो है वो पुअर है, मतलब अच्छा फ्लो नहीं है, तो भी हमारा वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फ्लो प्रॉपर्टी को हमको बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्लाइडेंट को यूज़ करके। एक सुटेबल जो ग्लाइडेंट होता है जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन को कम करता है, उसकी हेल्प से हमको फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। अब अगला जो रीज़न है इरेटिक पंच फ्लाइट, जो हमारा पंच का मूवमेंट या फ्लाइट है वो बराबर नहीं है। तो इस केस में हमको क्या करना है, पंचेस, ठीक है, जो हमारा पंच का बैरल है वो डाई का जो गाइड है उसमें, जो टरट का जो गाइड है उसमें हमको चेक करना है कि उसका जो मूवमेंट है ना वो फ्री होना चाहिए, ठीक है, और हमारा जो प्रेस है उसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए और हमारा जो वेट एडजस्टमेंट रैंप है वो बराबर मेरा फ्री मूव कर उसका मूवमेंट है कि नहीं है, हमको भी चेक करना है। ठीक है, लोअर पंच जो कंट्रोल हमारी मैकेनिज्म या डिवाइस है हमको उसको भी चेक करना है कि वो हमारा फ्री या परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमारा एंटी टर्निंग डिवाइस है, ठीक है, वो बराबर काम कर रही है कि नहीं, जो होल्ड करती है पंच को, लोअर पंच को, और हमको क्या करना है, प्रेस की स्पीड को रिड्यूस करना है। तो अगर इरेटिक पंच फ्लाइट है तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें करनी है। अब एक और रीज़न है नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट का। कभी कभी क्या होता है कि डाई तो हमारी फिल हो गई, बट किसी रीज़न से क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स डाई में है ना वो लॉस हो जाएगा, मतलब डाई फिल हो गई, बराबर हो गई, बट आगे चल के वो ग्रेन्यूल्स जो है वहाँ से लॉस हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो रिसर्कुलेशन बैंड है वो लीकेज है, उसको हमको चेक करना है, और हमारा जो सक्शन है, जो डाई टेबल के ऊपर सक्शन रहता है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो मटेरियल को डाई से पिक कर लेगा, तो हमको उसको कम करना है। अब अगला क्या रीज़न है कि हमारा जो फीडर है वो चोक हो गया या स्टार्व हो गया। स्टार्व मतलब भूखा रह गया या फिर मटेरियल नहीं आया, फिर वो चोक हो गया। तो इस केस में हमको क्या करना है कि जो नॉब है उसकी जो सेटिंग है वो अगर इनकरेक्ट है तो उसको हमको बराबर रखना है। ब्रिज हॉपर में जो ब्रिजिंग हो गया उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगी। फिल कैम अगर हमने बराबर यूज़ नहीं किया
उस वजह से भी वेट वेरिएशन का इशू आएगा, ठीक है। और अगर हमारा रिसर्कुलेशन में ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसकी वजह से भी हमारा फीडर जो है वो चोक हो जाएगा, तो हमारा वो वेट वेरिएशन का इशू क्रिएट होगा। अब अगला क्या रीज़न हो सकता है कि हमारी जो डाई है ना वो बराबर फिल नहीं हो रही। तो क्यों नहीं फिल हो रही है? क्योंकि प्रेस की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो हमारी डाई फिल नहीं होगी, या फिर प्रेस की स्पीड और फीडर की स्पीड सिंक्रोनाइज नहीं होगी तो भी हमारा डाई फिल नहीं होगा। अब अगला जो रीज़न है लोअर पंच ड्रॉपिंग का, अगर मेरा लोअर पंच ड्रॉप होगा तो हमारा वो क्या करेगा, वेट वेरिएशन क्रिएट करेगा। इस केस में हमको उसकी फंक्शनिंग को चेक करनी है। अगला जो रीज़न है पुअर स्क्रैप ऑफ ग्रेनुलेशन, मतलब हमारा जो ग्रेन्यूल्स है वो बराबर स्क्रैप नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमको स्क्रैपर ब्लेड की जो सेटिंग है उसको परफेक्ट करना है, जिसकी वो पाउडर बराबर स्क्रैप करे। अगला जो रीज़न है कि हमारा जो लोअर पंच है उसका हमारा जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब लोअर पंच ही डिसाइड करता है कि फील्ड डेप्थ क्या रहेगा, उसकी पोजीशन से फील्ड डेप्थ हमारी डिसाइड होती है। अगर उसका वेट, उसका लेंथ ही यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो हमारा वेट भी प्लस माइनस रहेगा। अगला जो है हमारा जो ऑटो वेट कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बराबर काम नहीं कर रही है, हमको उसको चेक करना है कि हमारे ऑटो वेट जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो हमारे बराबर से काम करें। तो ये सारे रीज़न थे जो कि नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट थिकनेस। अब एक्चुअली क्या है ना, सबसे पहले हम लोग वेट सेट करते हैं, वेट के बाद हम लोग थिकनेस सेट करते हैं, थिकनेस के बाद फिर हार्डनेस। अब वो सारे रीजन जो कि हमारे नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो सारे के सारे रीजन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट थिकनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। एडिशनल पंच का जो हमारा लेंथ है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमको उसको पंच की लेंथ को चेक करना है, जो भी हमारा टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.025 mm के स्पेसिफिकेशन में वो आने चाहिए। अगला एक एडिशनल जो रीजन है प्रेशर रोल का बाउंसिंग, ठीक है। इस केस में हमको प्रेशर रोल को चेक करना है कि हमारा जो प्रेशर रोल है उसका जो मूवमेंट है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर एयर ट्रैप्ड हो गई हाइड्रोलिक सिस्टम में तो उसकी वजह से भी मेरा प्रेशर रोल बाउंस करता है, या फिर हमारा लोड रिलीज का जो सेटिंग है वो बराबर नहीं है, तो ये सब चीज़ों का हमको चेक करना है। अगला जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लेबिलिटी या डेंसिटी। तो सारे रीजन नॉन यूनिफॉर्म जो कि नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट वेट या थिकनेस क्रिएट कर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे नॉन यूनिफॉर्म फ्लेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा लो है, इस केस में हम लोग मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं या फिर, ठीक है। अगला जो रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेनुल्स, जो हमारा डाइबोर में जो ग्रेनुल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है। तो इसकी जो रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं, इस केस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या है कि हमारा जो ग्रेनुल्स का जो है ना, ग्रेनुल्स जो है वो सेपरेट हो जाता है, उसका सेपरेशन हो रहा है, ग्रेनुल्स का सेपरेशन है, सेग्रीगेशन हो रहा है। हॉपर में ग्रेनुल्स का सेपरेशन है, सेग्रीगेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्रेनुल्स को डिस्ट्रीब्यूशन बराबर डाइबोर में नहीं हो रहा है। रिसर्कुलेशन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है रिसर्कुलेशन, जिसकी वजह से भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं होगा। अगर हमारा रिसर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, सेपरेशन काज करेगा ग्रेनुल्स एंड फाइन्स में। अगला जो रीजन है पार्टिकल सेग्रीगेशन इन हॉपर। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको वाइब्रेशन वेरिएशन, जो पार्टिकल साइज का हमारा वेरिएशन है उसको रिड्यूस करना है, मशीन का वाइब्रेशन को रिड्यूस करना है और मशीन की स्पीड को रिड्यूस करनी है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। अब अगला जो हमारा डिफेक्ट है वो है डर्ट मोटल्ड मार्क टेबलेट। जैसा कि आप फोटो में ही देख रहे हैं, इसमें ब्लैक मार्क भी दिख रहा है, मोटल्ड भी दिख रहे हैं। तो अगर इसके कॉजेज़ की बात हम लोग करेंगे तो इसका कॉज जो है, जो हमारा ग्रेनुल्स है वो कंटामिनेट होता है ग्रीस या ऑयल से। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको ऑयल सील जो है वो चेक करनी है, ठीक है। जो अपर पंच गाइड में होता है उस ऑयल सील को चेक करना है, कहीं वहाँ से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि हमारा जो ग्रेनुल्स है वो कंटामिनेट होता है चूट से, फीड हॉपर से, टेक अप प्लेट से, रबिंग ऑफ फीडर पेडल्स। तो ये सारे चीज़ों की वजह से हमारा जो ग्रेनुल्स होता है वो कंटामिनेट होता है।
अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्लीन और उनको बराबर रीसेट करें। अगर मेरे ग्रेनुल्स में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये प्रॉब्लम होगी। उस केस में हमको क्या करना है, ग्रेनुल्स को रिट्राई करना है। ओवर साइज अगर ग्रेनुल्स हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगी। उस केस में हमको पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना है। ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारे डर्ट, मोटल या मार्क जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उनके काजेज और रेमेडीज थी। आइए हम लोग बात करते हैं अगले डिफेक्ट की, जो कि है एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो इस केस में कॉज और रेमेडीज हम लोग देख लेते हैं। कॉज क्या है, जो हमारा जो फीडर है वो डाई टेबल पे बराबर फिट नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग को जो फीडर बेस है उसको करेक्टली जो है डाई टेबल पे फिट करना है विथ मिनिमम गैप, और ये इंश्योर करना है कि कोई वियर एंड टियर ना हो। दूसरा जो रीज़न है, रेस सर्कुलेशन बैंड का जो फंक्शन है, एक्शन है, वो बराबर नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करना है, जो हमारा रिसर्कुलेशन बैंड का जो बॉटम बैंड है और डाई टेबल के बीच का जो गैप है ना, वो हमको चेक करना है। और जो हमारा इनएडिक्वेट प्रेशर एंड होल्डिंग डाउन स्प्रिंग, उसको भी हमको चेक करना है अगर उस पर प्रेशर कम है तो। अगला जो रीजन है, जो हमारा डाई टेबल है उस पर जो स्क्रैपिंग होती है, जो स्क्रैपर पाउडर को स्क्रैप करता है, वो स्क्रैपिंग जो है इनसफिशियंट है, मतलब वो बराबर नहीं है। तो इस केस में हमको चेक करना है कहीं पे हमारा स्क्रैपर डैमेज तो नहीं हो गया है, ठीक है। और उसको, उसकी जो सेटिंग है उसको भी चेक करके उसको परफेक्ट हमको सेट करना है। अगला जो रीजन है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डाई फिल हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो ग्रेन्यूल्स होता है ना, वो लॉस होता है। अगर मेरा अपर पंच की एंट्री पहले हो गई तो ग्रेन्यूल्स लॉस्ट फ्रॉम डाई प्रायर टू अपर पंच एंट्री, ये भी एक रीजन है ग्रेन्यूल्स लॉस की। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में क्यों, कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है, हमारा डाई जो है ओवरफिल हो गई, ओवरफिल होने के बाद वो आगे मूव होगी। अब इस केस में या वो हमारा जो ग्रेन्यूल्स डाई में फिल हुआ है वो लॉस हो गया। लॉस मतलब अपर पंच की एंट्री से पहले ही वो लॉस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि टरट पे हमारा सक्शन रहता है, वो सक्शन मेरा बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा, वो पाउडर को खींच लेगा। उस केस में हमको उस सक्शन को रिड्यूस करना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है। अगला जो रीजन है, ठीक है, कंप्रेशन जो पॉइंट है वहाँ पे अगर मेरा लॉस हो रहा है, लॉस्ट एट कंप्रेशन पॉइंट, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो उसमें है ग्रेन्यूल्स में फाइन्स ज़्यादा है, ठीक है, टेपर्ड आइज है, अपसाइड डाउन और क्लियरेंस जो है, ये सब हमको चेक करना है। एक्सेसिव शिफ्टिंग, ये भी एक रीज़न है। इस केस में क्या होगा, शिफ्टिंग गर्म कर रहे हैं तो फाइन्स जो होंगे, टेपर्ड आइज, अपसाइड डाउन, क्लियरेंस बिटवीन पंच एंड टाई बोर, ये हमको चेक करना है। तो ये सारे रीजन थे एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्रेन्यूल्स के। अब अगला जो डिफेक्ट है वो इनडिस्टिंक्ट ब्रेक लाइन और एम्बोसिंग। तो इसके जो काजेज और रेमेडीज हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पंच टिप है वो डैमेज है, वार्न है, तो हमको उसको रिप्लेस कर देना है। कोर्स ग्रेनुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, हमको क्या करना है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना है। बाइंडर हमारा इनएडुकेट है या कम है, तो हमको क्या करना है, बाइंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। पिकिंग हो रही है तो हमको ग्रेनुल्स को जो है थोड़ा लोअर प्रेशर पे कंप्रेस करना है। अगला जो रीजन है, इनकरेक्ट एम्बोसिंग डिज़ाइन। इस केस में हमको क्या करना है, हमको जो हमारा टूलिंग सप्लायर है उससे कंसल्ट करना है, उससे बात करनी है और हमको उसको फिर से रीडिज़ाइन करना है, या जो भी सजेशन दे उसके हिसाब से हमको आगे का एक्शन पॉइंट डिसाइड करना है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात की टेबलेट्स के डिफेक्ट्स के बारे में, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म टेबलेट, वेट, थिकनेस, फ्रेबिलिटी, उसके बाद इंडिस्टिंक्ट ब्रेक लाइन, मोटल टेबलेट्स, तो इनके काजेज और रेमेडीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की। तो अगला वीडियो जो कि टेबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट 14 होगा, उसमें हम लोग कोटिंग की एक सीरीज चालू करेंगे, जो कि वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर अपडेट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।